जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 चलेगा। और साथियों, इससे पहले आपका टोटल 43 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से आपका कोई प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाना है। आपको चैनल के अंदर इस प्रकार से आना है और यहाँ पर मिलेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। और चौथा नंबर जो प्लेलिस्ट है ये है आपका रात 8 बजे की क्लास। तो जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है तो इसमें जाकर आप लोग सब क्लास को देख सकते हैं। और साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को परचेज नहीं किया है, आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को परचेज कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग भी देर मत कीजिए क्योंकि वैकेंसी आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो रुपये का सिक्का जो है ये सबसे पहले चलाया था शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल आपके न्यू सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए बताइए, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ध्रुवीय जलवायु। आपको याद कर लेना है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुवीय जलवायु। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। साइंस के लिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए। और मिक्स प्रैक्टिस सेट अभी जो कर रहे हैं इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, व्याकरण सब मिक्स मिलेगा रात 8 बजे की क्लास में। तो डेली आपको दोनों क्लास को अटेंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, विनोबा भावे किससे संबंधित थे? तो देखिए, विनोबा भावे की बात करें, ये संबंधित किससे थे? तो पवनार आश्रम से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। शांति निकेतन से कौन संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। ठीक, गीतांजलि के लिए इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है, जन गण मन, इसकी रचना की है। अच्छा, वंदे मातरम की रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बेलूर मठ की बात करें तो बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किया था। बारदोली से कौन जुड़े हैं? तो आपको याद होगा 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और इससे कौन जुड़े हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो साथियों, जो भी हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं केवल आपको ध्यान से सुनना है, बाकी आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस का जो बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर, उसमें सेट नंबर 18 तक अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं जानते हैं आप लोग देख लीजिए। डेली इस प्रकार से बैच में हम एक नोट्स देते हैं और ये जो नोट्स है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जीके जीएस में वीक है तो ये नोट्स को पढ़िए। ये नोट्स में क्या है, जो हम क्लास में रेगुलर आपको बताते हैं वो सब कुछ यहाँ पर लिख कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्लास खत्म होने के बाद डेली एक नोट्स और क्लास का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? चलिए बताइए। और देखिए इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है बिहार पुलिस में, तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग अभी से तैयारी करेंगे, जमकर तैयारी करेंगे, तभी आगे जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी जो होती है इसको चीका मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीका मिट्टी। अच्छा साथियों, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, क्या बोला जाता है? खादर। और जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पूछे किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। एक पूछा जाता है काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती। ठीक है, और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है, रेगुर मिट्टी, और इसको चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है, चरनोजम मिट्टी, या फिर इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये सभी नाम से जाना जाता है। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे तापमान का मात्रक केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन तापमान का एसआई मात्रक पूछे तब आपको आंसर करना है केल्विन। ठीक है, क्या आंसर करना है? केल्विन। अच्छा, अगर अधिक तापमान को मापना है, ठीक है, अगर अधिक तापमान को मापना है उसके लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर। ऐसे नॉर्मल तापमान के लिए हम लोग सेल्सियस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको अत्यधिक उच्च तापमान को मापना है तो उसके लिए एक यंत्र होता है विशेष प्रकार का, उसका नाम है पायरोमीटर। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? चलिए बताइए। तो ये सब क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो प्रोटीन में पूछे तब आपको आंसर करना है फाइब्रिनोजेन। यहाँ पे लिख देते हैं फाइब्रिनोजेन। प्रोटीन में रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिनोजेन, और विटामिन में पूछे तो विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स,
जिसको सूखा रोग कहा जाता है, रिकेट्स बीमारी होती है। ठीक है, एक पीडीएफ में क्या करेंगे, जो नोट्स आपको डेली क्लास का देते हैं उसमें विटामिन के बारे में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब लिखकर आपको दे देंगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि ये जोड़े के रूप में रहती है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यहीं से पित्त निकलता है। ठीक है, यकृत ग्रंथि से ही पित्त निकलता है और ये आगे जाकर पित्ताशय में जमा हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, यहाँ से क्या निकलती है तो याद रखिएगा इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है तो इंसुलिन जो है अमाशय के बीटा सेल से, अमाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो उससे मधुमेह नामक रोग होता है। ये हम कई बार बता चुके हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? जिंक। क्या होता है? जिंक होता है। देखिए, हम क्वेश्चन को बार बार इसलिए आपको बताते हैं ताकि अगर आप याद ना भी करना चाहें तो आपको खुद ही याद होगा, बस आपको केवल ध्यान से सुनना है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। विषाणु को इंग्लिश में कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। और आपने सुना होगा एक बीमारी है एड्स, ये किस वायरस से होता है तो ये जो है आपका HIV वायरस से होता है एड्स रोग। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु का जो उद्भवन काल होता है ये 30 से लेकर 180 दिन तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? और साथियों, आप लोग पूछ रहे थे कि सर मैथ का क्लास कब होगा, तो देखिए जैसे ही आपका वैकेंसी निकल जाएगा उसके बाद फिर से आपका न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जिसमें अलग क्वेश्चन होगा और उसमें मैथ भी शामिल करेंगे, यानी मैथ, हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ मिक्स रहेगा उस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी केवल जीके जीएस पर फोकस कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आप सभी जानते हैं 70 से 75 क्वेश्चन केवल जीके जीएस से रहता है। तो कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, आपको याद होगा हमने साइंस क्लास में आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड, एक सेकंड, SO2 और NO2 ये दो गैसें जो है किसके लिए जिम्मेदार है तो याद रखिएगा एसिड रेन के लिए, यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए अगर पूछे प्रमुख गैस जिम्मेदार कौन है तो SO2 और NO2। नाइट्रोजन की बात करें ये वातावरण में 78% है, ऑक्सीजन आपका लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03%। आसमान नीला दिखता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। समुद्र का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, हीरा का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? अच्छा, बारिश की जो बूंदें होती है वो क्या होती है? गोल होती है। ठीक है, बारिश की बूंदें गोल होती है। तो गोल होने का कारण क्या है तो पृष्ठ तनाव। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव। और जो ऊपर से कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो वो एक समान त्वरण के साथ गिरती है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वेग का मात्रक पूछे तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड। संवेग की इकाई क्या है? तो देखिए आपको रटना नहीं है, संवेग बराबर सूत्र क्या होता है अगर आपको पता है तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। संवेग बराबर होता क्या है तो संवेग बराबर होता है आपका क्या तो याद रखिएगा P बराबर होता है m × v, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, ये संवेग बराबर होता है। इंग्लिश में बोले तो P बराबर
m इंटू वी, ये इसका सूत्र है। अब बताइए m बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं kg। और वेग का SI मात्रक अभी हमने पीछे आपको बताया, यहाँ पर देख लीजिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेग का, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो kg मीटर प्रति सेकंड, देखिए तो इसमें तो स्क्वायर लगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का इकाई है। अच्छा, यहाँ पे हमने त्वरण का बताया, वेग का बताया, एक लिख लीजिए पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव बराबर जो सूत्र होता है बल बटे लंबाई होता है, क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो बल का होता है न्यूटन, लंबाई का होता है मीटर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर या फिर न्यूटन मीटर पर पावर -1, ये पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है। तो चलिए 12 के लिए आंसर आपका क्या था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक होता है संवेग और एक होता है आवेग, संवेग और आवेग। तो संवेग और आवेग की बात करें, दोनों का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा दो ऐसा यूनिट है जिसका डायमेंशन बराबर होता है, तो संवेग और आवेग का डायमेंशन आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार चाल और वेग, इसका भी डायमेंशन आपस में बराबर होता है। कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, यानी ये तीनों का डायमेंशन भी बराबर होता है। जो हम आपको बता रहे, याद रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व का डायमेंशन होता ही नहीं है, सापेक्षिक घनत्व का भी डायमेंशन नहीं होता है, विकृति का भी मात्रक और विमा नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, जो हम बता रहे हैं आपको सब कुछ डिटेल में लिख कर नोट्स में दे देंगे, जो हमने आपको पीछे दिखाया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि वैद्युत अपघटन वाला सेल, तो उसमें होता क्या है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सबसे पहले दहन की बात करें तो इसमें अगर दहन होगा तो कार्बन जरूर होगा, तो कार्बन जैसे जलेगा तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो होगा ही। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो देखिए ऊष्माक्षेपी होता क्या है, अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होता है तो वो ऊष्माक्षेपी होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो हीट तो निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा यानी हीट निकलेगा किसी भी चीज़ को दहन करने पर, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण की बात करें तो देखिए किसी भी चीज़ को अगर जलाएंगे या दहन करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा, बाकी अवकरण नहीं होगा। तो तीनों आपका कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, केवल 1, 2 और 3। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है। साथियों, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है। कल आपका ज्योग्राफी का चौथा प्रैक्टिस सेट हुआ था, आज आपका 5वां होगा। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में। चलिए, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो छायावादी युग के कवि है, ठीक है। किस युग के कवि है जयशंकर प्रसाद, छायावादी युग के कवि है जयशंकर प्रसाद। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। तो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये आ जाएगा आपका कहाँ पर,
तो जो भी बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। श्रीरंगपट्टनम का किला है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। श्रीरंगपट्टनम की बात करें अगर हिस्ट्री में जाए तो आपने सुना होगा टीपू सुल्तान। हमने टीपू सुल्तान के बारे में बताया था। इसकी मृत्यु 1799 में हुई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो इसी टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बता चुके हैं और नोट्स में भी डाल चुके हैं, असम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व थायराइड दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 25 मई को। अच्छा, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अभी हमने आपको बताया था राष्ट्रीय एकता दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर के दिन। 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस। ये हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद हो सके। 24 अप्रैल को पूछे तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको बता देते हैं और नोट्स में भी लिख देंगे। चलिए कुछ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और क्लास के बाद डेली आपको पीडीएफ दिया जाता है बैच में आंसर के साथ में, तो उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो ख्याति आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी मोती, पत्थर, पर्वत ये पुल्लिंग है। बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? तो बर्बर का मतलब होता है क्रूर। क्या होता है? क्रूर, असभ्य। ठीक है, असभ्य। इसका उल्टा क्या होगा? सभ्य, यानी शिक्षित, संस्कारी। ठीक है। पंडित का उल्टा होता है मूर्ख। संगत का असंगत। बलिष्ठ का क्या हो जाएगा उल्टा? बलिष्ठ का हो जाएगा दुर्बल। बलिष्ठ मतलब होता है ताकतवर, इसका उल्टा क्या होगा? दुर्बल। गिरधर शब्द में कौन सा समास है? आंसर है बहुब्रीहि समास। चलिए आगे देखिए। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ है शरण में जाना। शरण में जाना। ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चूंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है तो ऐन वक्त में ऐन उपसर्ग है। कौन सा है? ऐन। अत्याचार में पूछे कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति उपसर्ग है। क्या है? अति उपसर्ग। अति उपसर्ग। संसार में पूछे कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका सम उपसर्ग है। स म हलंत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले विटामिन के बारे में बताया था। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन के बारे में बताया था। ये क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। बोले तो अगर आपका कहीं अगर उंगली कट जाता है तो आपने देखा होगा किसी किसी का खून निकलना जल्दी बंद नहीं होता। इसका मतलब क्या है? उसके शरीर में विटामिन के की कमी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? यानी कि मतलब आपसे पूछा जा रहा है मीथेन की खोज किसने किया था? तो 1776 में मीथेन गैस की खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा विलियम क्रूक्स के। सॉरी, मीथेन है ना, ये आपका हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा। 26 के लिए आंसर हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा ने मीथेन गैस की खोज किया था। ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनॉइड है? आंसर हो जाएगा क्यूरियम। क्यूरियम ये एक्टिनॉइड श्रृंखला का एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 96 होता है। चलिए, अष्टक यानी ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश तत्व के अंतराल पर आते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा अष्टक नियम, क्लास 10th में जो पीरियोडिक टेबल है आपने पढ़ा होगा अष्टक नियम। और आप लोग कमेंट करके बताइए आवर्त सारणी में अष्टक नियम को किसने दिया था? बताइए तो किसने दिया था? तो अष्टक नियम को दिया था न्यूलैंड्स ने। ठीक है, किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो अष्टक नियम में क्या होता है? रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व जो है प्रत्येक 7 तत्व के अंतराल पर आते हैं। कितने? 7 तत्व के अंतराल पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सेरियम। क्या हो जाएगा? सेरियम। पोलोनियम की बात करें, ये सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। देखिए, अभी का जो फिलहाल आवर्त सारणी है उसको दिया था मोसले ने, लेकिन मेंडलीव का भी एक आवर्त सारणी था, उसमें बोला जा रहा है किस तत्व को सही स्थिति प्रदान नहीं हो सका था। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं हो पाया था। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, यानी अष्टक नियम? तो अष्टक नियम किसने दिया? अभी हमने आपको बताया था, यह दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? चलिए बताइए तो। अच्छा, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। अगर आपसे पूछे त्रिक का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था डोबराइनर ने। ये सब आपने पढ़ रखा है। डोबराइनर ने त्रिक का नियम दिया था और अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? तो विटामिन सी का है, सिंपल सा है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, ए का रेटिनॉल, के का फिलोक्विनोन। चलिए आगे देखिए, पटाखे का विस्फोट डैश होने का एक उदाहरण है। तो दहन का एक उदाहरण है। ठीक है, शीघ्र गति तो होगा नहीं, सड़न भी नहीं होगा, वाष्पीकरण भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो ये हम पहले भी बता चुके हैं। अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में एक अंग होता है, लेकिन ये अल्प विकसित होता है। अगर इसको काट कर बाहर भी निकाल दिया जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एक अवशिष्ट अंग है, यानी अल्प विकसित अंग है। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? अब यहाँ पर आप लोग फंस जाएंगे। आपने पढ़ा है सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है एसिटिक अम्ल। इसका CH3COOH ये एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, सॉरी दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल। लेकिन इसका एक और नाम होता है एथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, यानी एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है एसिटिक को। और फॉर्मिक अम्ल को क्या बोला जाता है? जो लाल चींटी के डंक में होता है इसको मेथेनोइक बोला जाता है। तो कभी कभी फॉर्मिक मिलेगा या कभी कभी मेथेनोइक मिलेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे एथेनोइक एसिड दिया हुआ है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है और आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। जो पीछे हमने आपको नोट्स दिखाया वो नोट्स चाहिए, बैच चाहिए, तो इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं।